एपिसोड की शुरुआत में चार्ली को दिखाया जाता है जो कि फील्ड के पास बैठा हुआ था और थोड़ा परेशान लग रहा था। तभी वहाँ बेब आता है और उसे ऐसे परेशान बैठा देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो, क्या तुम परेशान हो? चार्ली कहता है, हाँ मैं परेशान हूँ, इवन बेस्ट रेसर भी तो तुम्हें नहीं हरा सकती। तो मैं कौन हूँ जो तुम्हें हरा पाऊंगा? मैं इस टेस्ट में पास नहीं हो सकता। मैं एलन से जाकर कह देता हूँ कि मैं इस टेस्ट से पीछे हट रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद चार्ली वहाँ से जा रहा था कि तभी बेब उसे रोक लेता है और कहता है, चार्ली मेरी बात सुनो, अगर तुम अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हो तो फिर पीछे हट जाओ, पर तुमने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है। अगर तुम में कुछ अच्छा नहीं होता तो मैं तुम्हें अपनी जगह पर रेस करने नहीं देता। अगर तुम शुरू करने से पहले ही सब कुछ खत्म कर देना चाहते हो तो रेस मत करो, लेकिन अगर फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी कोशिश के साथ फाइट करना चाहिए। चार्ली फिर बेब की बातों को सुनकर मोटिवेट हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस रेस में हरा दूंगा। ये सुन बेब बहुत खुश होता है और कहता है, तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए, ये मेरे कॉम्पिटिटर के लिए वर्थ इट है। तो चार्ली इस पर हंसने लगता है। बेब फिर उसे ग्लव्स देता है। मैं तुम्हें ये रेस के बाद देना चाहता था, पर मैंने अपना मन बदल दिया है। चार्ली उन ग्लव्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, इस पर तो मेरा नाम भी लिखा हुआ है, क्या तुमने इसे मेरे नाम के साथ ही बनवाया था? बेब कहता है, हाँ। चार्ली फिर उसे इसके लिए थैंक यू कहता है। बेब पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? चार्ली कहता है, हाँ। फिर बेब उससे कहता है, चार्ली जब तुम फील्ड में रहोगे तो अपना बेस्ट करना, क्योंकि मैं तुम्हें जीतने का मौका नहीं दूंगा। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और तीनों रेस के लिए रेडी होते हैं। बेब चार्ली को उसका हेलमेट पहनाता है और अपनी कार की तरफ जाता है और उन दोनों को देखकर वे एलन से कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि बेब अपने उस फैन बॉय को जीतने में हेल्प करेगा? इस पर एलन कहता है, मुझे नहीं लगता कि बेब जैसा पर्सन ऐसा करेगा, इसके बजाय वो मरना पसंद करेगा। बेब फिर अपने रेस को स्टार्ट करने से पहले अपनी सेंस की पावर को चेक करता है, पर अभी भी उसके सेंस वर्क नहीं कर रहे थे। बेब फिर कार के अंदर बैठता है और एलन सभी को रेस स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। तीनों अब ट्रैक पर थे और बेब इस रेस को एंजॉय कर रहा था और चार्ली इसे हराने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर एलन कहता है, इस बच्चे की स्किल ऑर्डिनरी नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ डीन चार्ली से आगे जाने की कोशिश कर रहा था, पर दोनों ही बेब से हार जाते हैं। लेकिन बेब और एलन चार्ली की रेसिंग करने के वे को देखकर बहुत खुश थे। बेब फिर कार से बाहर आता है तो वे उससे कहता है, तुमने बहुत अच्छी रेसिंग की, इवन तुम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो, फिर भी किसी भी रेसर को धूल चटा सकते हो। बेब कहता है, वो ऐसा इसीलिए कर सकता है क्योंकि उसकी एबिलिटी उसके बोन्स में एम्बरेट करती है। वो भले ही इंजर्ड है, लेकिन वो रेसिंग के लिए अच्छी तरह से फिट है। तभी वहाँ चार्ली भी आ जाता है। वो बेब और एलन को रेस हार जाने पर सॉरी कहता है, तो बेब कहता है, कोई बात नहीं। फिर उसके कानों पर जाकर कहता है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर तुम रेस हार जाते हो तो तुम दोबारा रेसिंग नहीं कर पाओगे। चार्ली कहता है, मैं जानता हूँ, और उसका उदास फेस देखकर बेब उससे कहता है, ये हार तो बस एक शुरुआत है, अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये जीत का दिन तुम्हारा होगा। चार्ली फिर एलन को उसे रेस करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है, जब तक मेरी स्किल इम्प्रूव नहीं हो जाती मैं दोबारा टीम को ज्वाइन करने के लिए नहीं पूछूंगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी एलन इससे कहता है, मैंने तुम्हें वापस जाने को नहीं कहा है, मैंने तो अब तक रिजल्ट भी नहीं बताया है, तो तुम क्या बस ऐसे ही गिव अप कर दोगे? शायद इससे मेरा मन बदल जाए और मैं तुम्हें फायर कर दूं। चार्ली उसकी बात नहीं समझ पाता तो एलन इससे कहता है, एक्स सेंटर में तुम्हारा वेलकम है चार्ली, तुम बेब की जगह पर रेस करने के लिए सुटेबल हो। ये सुन चार्ली सरप्राइज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डीन ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। चार्ली फिर एक्साइटमेंट में एलन से कहता है, आप सच कह रहे हैं, क्या मैं सच में एक्स सेंटर टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ? एलन कहता है, हाँ। चार्ली फिर खुशी के मारे बेब पर उछल पड़ता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और बेब से कहता है, मैंने कर दिखाया, मैं अब तुम्हारी जगह पर रेस करूंगा। बेब कहता है, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुमने तो चैंपियनशिप भी नहीं जीता है, बस टीम में सिलेक्ट हुए हो। पर डीन को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। वो गुस्से में गैरेज के अंदर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एलन पंचिंग बैग पर पंच कर रहा था कि तभी वहाँ पर डीन आकर इससे कहता है, एलन आपने ऐसा क्यों किया? आपने उस आउटसाइडर चार्ली को रेस करने की परमिशन दे दी और अपनी टीम में भी शामिल कर लिया, जबकि मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता था, इवन वे से भी ज्यादा। आपने बेब के ऑर्डर पर मुझे रेस करने नहीं दिया, आप मेरी वैल्यू ही नहीं करते हैं। जिस पर एलन कहता है, मैं तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम जीतने का डिटरमिनेशन रखते हो और यही तुम्हारा ड्रीम भी है, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करता हूँ। लेकिन तुम जानते हो तुम फील्ड में चार्ली से क्यों हार गए? डीन कहता है, क्यों? तो एलन उससे कहता है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा डिसीव और ब्रेव है, इसलिए तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो लेकिन उस तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे जब तक तुम्हारे अंदर डर होगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ज्यादा मत सोचो, फाइट करते रहो।
मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार अपॉर्चुनिटी तुम्हारी होगी। पर डेन इस पर कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। एलन फिर चार्ली के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुमने जेफ से बात की कि वो कब वापस आ रहा है? चार्ली कहता है, मैंने इस बारे में उससे कोई बात नहीं की है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? एलन कहता है, मैं बस जानना चाहता था कि वो काम में कब वापस आएगा। चार्ली कहता है, पर जेफ ने मुझे बताया था कि उसने जॉब क्विट कर दी है। उसने तो ऐसा ही कहा था। ये सुन एलन कहता है, चार्ली क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी जेफ से माफी मांगने में तुम हेल्प कर सको? क्योंकि आजकल उसने मेरा कॉल भी उठाना बंद कर दिया है। वो मेरे कॉल्स का आंसर भी नहीं देता। शायद उसने मेरे नंबर को ही ब्लॉक कर दिया है। इस पर चार्ली उससे पूछता है, आप जेफ के साथ रिकॉन्सिल क्यों करना चाहते हैं? यहाँ तो बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं। जिस पर एलन कहता है, क्योंकि तुम्हारा भाई स्किलेड है, काइंड हार्टेड है और प्री कॉन्शियस अडल्ट की तरह बिहेव करता है और मैं ऐसे किसी पर्सन को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। तो आपको जेफ से इंसिस्ट करना चाहिए ना और इसे यहाँ वापस लाना चाहिए। वो थोड़ा रूड दिखता है, चुपचाप रहता है, पर वो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। एलन कहता है, सच में? तो चार्ली उससे बताता है कि आजकल वो एक कैफे में जाना बहुत पसंद करता है। वो डेली वहाँ जाता है। मैं उसका लोकेशन आपको सेंड कर दूंगा। एलन कहता है, मुझे जल्दी सेंड करना और उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में बे को देखते हैं जो स्मोकिंग कर रहा था कि तभी वहाँ बेब आता है और उसके मुंह से सिगरेट हटा देता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि तुमने स्मोकिंग छोड़ दी है, तो फिर क्यों पी रहे हो? बे कहता है, क्या तुम मेरे लिए परेशान हो? बेब कहता है, हाँ, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही एक बेस्ट फ्रेंड हो। जिस पर वे कहता है, नहीं बेब, अब तुम्हारी लाइफ में चार्ली भी आ चुका है। बेब कहता है, चार्ली चार्ली है, तुम हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एलन चार्ली को टीम में ले आया है और मैं इस वजह से अपसेट हूँ, मैं बस इस बात से डिससेटिस्फाइड हूँ कि तुमने लो एक्सपीरियंस पर्सन को अपनी जगह पर रेसिंग करने की परमिशन दे दी है। क्योंकि अगर तुम पहले की तरह होते तो शायद ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेते, क्योंकि तुम प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के हावर्स को बहुत वैल्यू देते थे और जब कोई प्रैक्टिस नहीं करता था तो तुम उसे रेसिंग करने के लिए ऑलो भी नहीं करते थे। बेब कहता है, वेल हाँ, लेकिन चार्ली सच में बहुत अच्छा है और मैंने इसे खुद ट्रेन किया है। कि तभी वहाँ चार्ली भी आ जाता है। मैं उसे देखकर कहता है, देखो तुम्हारा फैन बॉय आ गया है। बेब फिर चार्ली के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जेफ को देखते हैं जो कैफे में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ रिक्वेस्टेड लव सॉन्ग प्ले होता है जो एलन ने उसके लिए रिक्वेस्ट किया था। जेफ बस उस सॉन्ग को सुनकर थोड़ा शाय फील करने लगता है और विंडो की तरफ देखता है तो सामने एलन कार्डबोर्ड लेकर खड़ा हुआ था जिस पर सॉरी लिखा हुआ था, पर जेफ उसे इग्नोर करता है और दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। ये देख एलन कैफे के अंदर आता है और उसे सॉरी का कार्डबोर्ड दिखाने लगता है तो जेफ उससे कहता है, ये तो बहुत पुराना जोक है, आजकल कौन सॉन्ग के थ्रू रिकॉन्सिलेट करता है? आप लव एक्चुअली की नकल कर रहे हैं। ये मूवी तो एजेस पुरानी हो चुकी है। इस पर एलन कहता है, आजकल अच्छी रोमांस मूवीज कहाँ बनती हैं और अल्सो मैंने कभी किसी के साथ रिकॉन्सिल नहीं किया है, तो प्लीज मेरे एफर्ट को थोड़ा रेट दो। जेफ कहता है, पर यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और मुझे एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। एलन कहता है, अगर तुम एम्बैरेस हो रहे हो तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुमने मुझे अवॉइड किया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। जेफ कहता है, तो आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? आपने तो पहले मुझसे कह दिया था ना कि मैं किसी के लिए सुटेबल नहीं हूँ और मुझे अकेले रहना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले ठीक तरह से जज नहीं किया था और तुम्हें गलत समझ लिया, इवन जबकि तुमने हमेशा हमारी टीम के लिए अच्छा ही सोचा था और मैंने बस तुमसे रिक्वेस्ट ही तो की थी कि तुम अपना हार्ट ओपन करके देखो और दूसरे लोगों को समझने की कोशिश करो। वो इसलिए बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले रहो। एटलीस्ट तुम मेरे लिए तो अपने हार्ट को ओपन कर ही सकते हो और मुझे समझने की कोशिश कर सकते हो। इस दुनिया में कोई अकेले कैसे रह सकता है? मैंने सच कहा ना? इस पर जेफ कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पर मैं नहीं जानता कि ये वर्क करेगा या नहीं, क्योंकि मैं एक केव पर्सन हूँ। एलन कहता है, अगर तुम एक केव पर्सन हो तो मैं उस केव को डिग करके तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। ऐसा कहने के बाद वो उसके सर पर क्यूटली हाथ फेरने लगता है और उसे पैट करने लगता है, जिससे जेफ साइली स्माइल करने लगता है। एलन फिर उसके चिक्स को पिंच करते हुए कहता है, अब नाराज होना बंद करो। जेफ कहता है, कौन नाराज हो रहा है, और अपना फेसबुक के पीछे छुपा लेता है। तो एलन इससे कहता है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम सीक्रेटली स्माइल कर रहे हो ना? तो जेफ इस पर कुछ नहीं कहता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब शाम का सीन दिखाया जाता है जिसमें चार्ली बेब से एलन और डीन के बीच हुई आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहा था। तो बेब उससे कहता है, क्या तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? चार्ली कहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उन दोनों के बीच कोई इश्यूज हो।
हो। तो बेब कहता है उनकी फाइट तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, क्योंकि मुझे एलन पर ट्रस्ट है। वो जानते हैं कि कब किसका टाइम है। और रही बात डीन की, तो अभी उसका टाइम नहीं है। चार्ली कहता है हाँ शायद। बेब फिर उससे कहता है चलो कहीं चलकर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बेब का बॉय आज रेसर बन गया है। सो तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस पर चार्ली कहता है बेटर होगा कि हम कहीं ना जाए। अच्छा है कि तुम घर जाकर आराम करो, क्योंकि आज तुमने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा फोर्स किया है। ये सुन बेब कहता है चार्ली तुम सच में बेवकूफ हो। चार्ली कहता है वो कैसे? तो बेब उससे कहता है जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं जाना चाहते हो, लेकिन मैंने पूछा क्योंकि मैं तुम्हें सेलिब्रेट करने के लिए कहीं ले जाना चाहता था। पर तुम सच में बहुत अच्छे किड हो। इस पर चार्ली उसके पास आकर कहता है वेल मैं अच्छा किड हूँ ना, तो फिर तुम मुझसे प्यार करो। जिस पर बेब साइली स्माइल करने लगता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें कहाँ लेकर जाना है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों एक जगह पर जाते हैं जो बेब की फेवरेट प्लेस थी। बेब रोड पर बैठा हुआ था तो चार्ली उससे कहता है हम यहाँ 1 घंटे से बैठकर वेट कर रहे हैं, लेकिन किसका वेट कर रहे हैं? ऐसा कहकर वो उठकर खड़ा हो जाता है। तो बेब उसे अपने पास बैठने को कहता है और कहता है थोड़ा और वेट करते हैं। और थोड़ी ही देर बाद पूरे आसमान में स्टार्स चमकने लगते हैं, जिसे देखकर चार्ली सरप्राइज हो जाता है और कहता है ये कितने ब्यूटीफुल है। क्या यहाँ इसी तरह बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं? तो बेब कहता है हाँ, जब मैं लेट नाइट यहाँ प्रैक्टिस करने आता था तो मुझे इसी तरह यहाँ पर लेट कर इन्हें देखना पसंद था। ये सुन चार्ली कहता है और मैं सोच रहा था कि तुम किसी दूसरे लोगों को डेट पर यहाँ लेकर आते होगे। इस पर बेब चार्ली को किस करता है और पूछता है तुमने ऐसा क्यों सोचा? तो चार्ली इससे कहता है बस मेरे माइंड में ये बात आई थी कि तुम डेफिनेटली यहाँ किसी और को लेकर आए होगे। तो बेब उसे फिर से लिप्स पर किस करता है और कहता है मैं तुम्हारे अलावा पहले किसी को यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। इस पर चार्ली मुस्कुराने लगता है कि तभी बेब उससे कहता है चार्ली मैं अब नहीं चाहता कि तुम मेरे बॉय बनकर रहो। ये सुन चार्ली घबरा जाता है और बेब से पूछता है वो क्यों? तो बेब कहता है मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनने के बाद चार्ली थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर दोनों अचानक हंसने लगते हैं। बेब फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और चार्ली उससे पूछता है बेब क्या तुम बच्चा चाहते हो? ये सुनकर बेब शॉक रह जाता है और कहता है तुमने क्या कहा? चार्ली कहता है मैंने पूछा तुम्हें बच्चे चाहिए। बेब कहता है मैं कैसे कैरी कर सकता हूँ जब हम दोनों अल्फा हैं। तो चार्ली कहता है मेरे कहने का मतलब है क्या तुमने कभी बच्चों के बारे में सोचा है, चाहे मैं अल्फा हूँ या फिर इनिग्मा हूँ? इस पर बेब उससे कहता है वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम एक चाहते हो? हम सिर्फ कुछ ही मिनट्स पहले बॉयफ्रेंड्स बने हैं चार्ली, और तुम फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। इस पर चार्ली कहता है मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था कि अगर हमारा एक बेबी होता और वो मुझे प्यार से पापा और तुम्हें मामा कहकर बुलाता तो कितना क्यूट लगता ना। जिस पर बेब हंसने लगता है और कहता है मैं क्यों मामा बनूंगा? चार्ली कहता है क्योंकि मामा बनना तुम पर सूट करता है, और उसे मामा कहकर टीज करने लगता है। बेब कहता है मुझ पर कैसे सूट करेगा? मुझे ऐसे बुलाना बंद करो, मुझे अजीब फील हो रहा है। चार्ली कहता है तो क्या तुम्हें मामा कहलाना पसंद नहीं है? बेब उससे कहता है ऐसा मत कहो, और दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों लॉकर रूम में होते हैं जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। चार्ली कहता है बेब हम यहाँ क्यों आए हैं? बेब कहता है क्योंकि मैं कुछ रिमाइंड करना चाहता हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तब हम स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन अब हम लवर्स हैं, और मामा जानना चाहती है कि पापा में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं या नहीं। इस पर चार्ली हंसने लगता है क्योंकि वो समझ गया था कि बेब क्या चाहता है। चार्ली फिर अपना ग्लासेस उसे पहना देता है और कहता है क्या मामा पापा को दोबारा टेस्ट करना चाहती है? फिर उसके शर्ट को उसी तरह ऊपर उठाने लगता है जिस तरह बेब ने उससे पहली बार मिलने पर किया था, और उसे उसी तरह लॉकर पर पुश करता है जैसा कि बेब ने किया था। चार्ली फिर बेब का वही लाइन दोहराता है कि अगर एक बार ऐसी चीज को स्टार्ट करोगी तो रुक नहीं पाओगे, और उसकी बैली पर सेम उसी तरह अपने फिंगर्स को फेरने लगता है जैसा कि बेब ने किया था। बेब कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें टेस्ट करके देखना चाहिए। चार्ली फिर बेब की तरह वहाँ से जाने लगता है तो बेब उसके क्लोज आ जाता है। चार्ली फिर उसी तरह बेब के ग्लासेस निकाल देता है जिस तरह बेब ने उसके निकाले थे, और बेब साइली स्माइल करने लगता है कि चार्ली को सब कुछ अच्छी तरह से याद है। बेब फिर चार्ली से कहता है पर मुझे दिखाई नहीं देगा। तो चार्ली उससे वही लाइन कहता है क्या तुम लव मेकिंग के लिए आइस का यूज करोगे? और दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। बेब फिर उसके लिप्स पर किस करने जा रहा था
पर चार्ली बेब की तरह ही अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और उसे किस नहीं करने देता। इस पर बेब हंसने लगता है, लेकिन अब जो सीन था वो कोई रिक्रिएशन नहीं था, वो ऑफिशियल था। बेब अब फाइनली चार्ली का जैकेट उतार देता है और दोनों फ्लोर पर होते हैं। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और चार्ली बहुत ही प्यार से उसके लिप्स पर किस करता है। दोनों फिर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और उन दोनों का स्वीट एंड रोमांटिक स्टीमी सीन यहाँ पर दिखाया जाता है, जो कि सच में बहुत ही प्योर और प्रिटी लग रहा था। दोनों सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। राइटर ने इस सीन को सच में बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। ऐसा सीन मैंने पहले किसी भी BL में नहीं देखा था गाइस। वेल, इस सीन के बाद हमें वे को दिखाया जाता है जो क्लब में अकेले ड्रिंक कर रहा था और बहुत उदास था। अब अगली सुबह का सीन देखते हैं, जिसमें नॉर्थ सोनिक से कहता है, किसने सोचा था कि अंकल एलन चार्ली को हमारी टीम में लेकर आ जाएंगे। सोनिक कहता है, क्या तुमने देखा था कि उसने क्या रिकॉर्ड बनाया था? मुझे तो लगता है कि वो बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकता है। नॉर्थ कहता है, पर हमारे टीम में डीन है ना, जो कब से बिग स्टेज का वेट कर रहा है। लगता है वो इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया है। सोनिक कहता है, वो ऐसा नहीं है, कि तभी डीन उससे आकर टकरा जाता है और गुस्से में उसे धक्का दे देता है। नॉर्थ फ्लोर पर गिर जाता है और डीन उसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगता है कि तभी नॉर्थ उसे रोक लेता है। तो डीन उसे ही पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और उससे कहता है, मैं बुरा क्यों नहीं बन सकता, वैसे भी अच्छे बनने से कोई फायदा नहीं है। जिस पर सोनिक कहता है, क्या तुम्हें बिग स्टेज पर रेसिंग करने का मौका नहीं मिला इसलिए तुम अपसेट हो? डीन कहता है, हाँ, और तुम दोनों भी वैसे ही हो। सो एलन के अच्छे बच्चे बनना बंद कर दो। अगर तुम सोचते हो कि एलन बहुत काइंड है तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। चाहे तुम कितनी भी प्रैक्टिस क्यों न कर लो नॉर्थ, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग हमेशा बहुत बुरी ही रहेगी। तभी एलन वहाँ आता है और डीन को उन दोनों से दूर फ्लोर पर फेंक देता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ काइंड हूँ तो तुम जो चाहे किसी को कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फिर सबके सामने उससे कहता है, आज से 1 वीक के लिए तुम्हारा गैरेज और फील्ड में काम करना बंद है। अब से तुम यहाँ प्रैक्टिस भी नहीं करोगे 1 वीक के लिए। तुम्हें पूरी तरह से मना किया जाता है और अगर इसके बाद भी तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग नहीं रख सकते हो तो तुम किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद एलन बाहर बैठा हुआ था तो जेफ उसके पास आता है और कहता है, अगर आप परेशान है तो आपको बाहर घूमने जाना चाहिए। फिर उसे डिन के बारे में बताता है कि वो भी आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। अगर आप उस पर इस तरह इंटरफेयर करेंगे तो आप एक दूसरे को खो देंगे, इसलिए उसे अकेला छोड़ दीजिए, वो खुद ही समझ जाएगा। एलन कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएगा। जेफ कहता है, अगर वो नहीं समझ पाया तो आप इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। एलन कहता है, मैं वो पर्सन नहीं बनना चाहता जो ये डिसाइड करे कि कौन गलत है और कौन सही, लेकिन फील्ड की परफॉर्मेंस और टाइम की सेटिस्फेक्शन के बेस पर मैं झूठ नहीं कह सकता। टीन को ये बात समझनी होगी और खुद ही इन सब से बाहर आना होगा। जेफ कहता है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मुझे लगता है टीम में हर कोई ये देख सकता है कि आप इस टीम के लिए क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और डीन को ये समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। एलन फिर जेफ से उसका ड्रीम पूछता है कि वो क्या बनना चाहता है तो जेफ उसे बताता है कि मेरा ड्रीम है कि मैं अच्छे से सोऊं। मुझे किसी दूसरे की लाइफ के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पीसफुली अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। ये सुन एलन हंसने लगता है और कहता है, तुम सच में केव पर्सन हो और अल्सो एक अजीब ह्यूमन बीइंग हो और तुम्हारा ये ड्रीम बहुत ही वियर्ड है, बिल्कुल किसी बच्चे की जैसा है। ये सुन जेफ उससे कहता है, आप मुझे किड बुलाना कब बंद करेंगे? इस पर एलन कहता है, मैं नहीं बंद करूंगा और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस नाम से ना बुलाऊं तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? क्या मैं तुम्हें डार्लिंग कहूं? ये सुनने के बाद जेफ का फेस पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद एलन सोचने लगता है, मैं भी ना कुछ भी कह देता हूँ और खुद ही स्वीटली स्माइल करने लगता है। यहाँ पर पता चलता है कि एलन जेफ को पसंद करने लगा था। फिर नेक्स्ट सीन में जेफ घर जा रहा था और एलन उसके पीछे पीछे आ रहा था और उससे कहता है, क्या तुम अज्यूम कर सकते हो कि मैंने वो तुमसे नहीं कहा है? पर जेफ इसका कोई जवाब नहीं देता है और अपनी कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। तो एलन भी उसकी बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। जेफ कहता है, आप मेरी कार के अंदर क्या कर रहे हैं? इस पर एलन कहता है, आज मैं खुद की कार को ड्राइव नहीं करना चाहता, तो क्या तुम मुझे चार्ली के वेलकम पार्टी तक ड्रॉप कर सकते हो? तो जेफ कहता है, मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। एलन कहता है, पर वो क्यों? वो तो तुम्हारा भाई है ना। ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देना, फिर अपने घर चले जाना। जेफ कहता है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हम दोनों की डायरेक्शन अलग है। एलन कहता है, कम ऑन, मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दो, मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ, कम से कम मेरा इतना ऑर्डर तो फॉलो करो। या फिर तुम मुझे इसलिए वहाँ नहीं ड्रॉप करना चाहते हो क्योंकि गैसोलीन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है? अगर ऐसी बात है तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इस पर जेफ कहता है, ये कार सिर्फ ड्राइव करने में ही अच्छी नहीं है,
अलसू बहुत कम फ्यूल पीती है और मुझे आपको सिर्फ वहाँ तक ड्रॉप ही तो करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर बेब और चार्ली को देखते हैं जो एक ओल्ड हाउस के बाहर खड़े हुए थे। चार्ली कहता है ये किसका घर है, तो बेब उसे बताता है कि ये मेरे डैड का ओल्ड हाउस है जिसे किसी ने पहले रेस्टोरेंट के लिए खरीदा था, लेकिन फिर मैंने इसे खरीद लिया और जब मैंने इसे खरीदा था तब मैं इसे पूरी तरह से टीयर डाउन करना चाहता था क्योंकि मुझे इससे मेरी डैड की बहुत याद आती थी और उस पास्ट की भी जिसे मैं कभी भी याद नहीं करना चाहता, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। ऐसा कुछ था जिसने मुझे वापस खींच लिया, मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया, लेकिन लगता है अब टाइम आ गया है कि मुझे आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए। इस पर चार्ली पूछता है तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो कहूँगा कि तुम जो चाहते हो वही करो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में इस सवाल का जवाब पहले से ही है। ये सुन बेब स्माइल करने लगता है और कहता है तो क्या मुझे इसमें अपने बॉयफ्रेंड का ओपिनियन नहीं लेना चाहिए? क्या मुझे पापा का ओपिनियन नहीं पूछना चाहिए? इस पर चार्ली हंसने लगता है और कहता है मैं सच कह रहा हूँ, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, लेकिन नो मैटर व्हाट तुम जो भी डिसाइड करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस पर बेब हंसने लगता है और कहता है मैं जानता हूँ। चार्ली फिर बाहर जाकर व्यू देखने लगता है और कहता है आज का मौसम सच में बहुत अच्छा है, क्यों ना हम यहाँ एक कैफे ओपन करें, क्योंकि लोगों को वाटर फ्रंट कैफेज बहुत पसंद है। बेब कहता है पर तुमने तो अभी कहा कि मैं खुद इसके बारे में सोचूं, पर तुम तो खुद ही लैंडलॉर्ड की तरह बिहेव करने लगे हो। ऐसा कहकर वो चार्ली की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो चार्ली कहता है वहीं रुको और अपना मोबाइल निकालता है क्योंकि वो उसकी एक फोटो लेना चाहता था, पर बेब उसे मना करने लगता है और कहता है मैं नहीं खिंचवाना चाहता। तो चार्ली कहता है बस एक ही पिक तो चाहिए, बस और नहीं लूंगा, पर बेब कहता है नहीं। चार्ली फिर उसे प्यार से मनाने लगता है और उसे टीज करने लगता है और कहता है प्लीज मामा बस एक ही फोटो तो चाहिए, मुझे बनाने की कोशिश मत करो। चार्ली कहता है प्लीज, तो बेब कहता है ठीक है लेकिन हम दोनों एक साथ लेंगे। फिर दोनों एक साथ फोटो क्लिक करते हैं और जब वो फोटो क्लिक कर रहे थे तो चार्ली अचानक उसकी चिक्स पर किस कर लेता है। बेब कहता है तुम क्या कर रहे हो, और वो भी उसकी चिक्स पर किस कर लेता है। दोनों फिर इसी तरह अपना टाइम एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को सॉफ्टली किस करते हैं। अब वो दोनों ऑफिशियली एक कपल बन चुके थे एंड आई होप कि इन दोनों की लाइफ ऐसे ही स्वीटनेस भरी रहे। फिर सीन यहाँ पे चेंज होता है और बेब जेफ से कहता है तो तुम गैरेज से यहाँ वापस आ गए? जेफ कहता है हाँ, मैं एक इंटर्न के तौर पर यहाँ आया हूँ और मैं कुछ दिनों से तुम्हारे सिर का दर्द बना हुआ था। इस पर बेब कहता है ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और बेब उससे कहता है मुझे पहले तुम्हें और चार्ली को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो जेफ उसे बताता है बहुत से लोगों को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जेफ फिर बेब से पूछता है कि वो चार्ली को लेकर सीरियस है या फिर नहीं। अगर वो नहीं है तो उसे यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि चार्ली वो नहीं है जिसे वो आसानी से बाहर फेंक सके। बेब कहता है ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ इतना अच्छा फील नहीं किया है और अल्सो वो तुम्हारा भाई ही है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। जेफ कहता है मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम उसे लेकर सीरियस हो या नहीं। बेब कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चार्ली को लेकर बात क्यों करता। जेफ तुम चार्ली के भाई हो और इसी रीजन से अब तुम मेरे भी भाई हो, इसलिए अगर तुम्हें कोई बुली करता है या परेशान करता है तो तुम मुझे आकर बताना, अगर वो एलन भी हो तो मुझे बताना। तो इस पर जेफ कहता है वो एलन को अपनी तरीके से हैंडल कर सकता है, जिस पर बेब हंसने लगता है और कहता है उसके साथ इतना रूड मत बनो, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, चलो अब अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर वो जा ही रहा था कि जेफ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कुछ फ्यूचर का सीन दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद जेफ बहुत डर गया था। वो सीन तो हमें नहीं दिखाया जाता लेकिन उसका फेस देखकर लग रहा था कि वो बहुत बुरा था। बेब उससे कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जेफ कहता है मैं ठीक हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम पहले जाओ। बेब फिर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ चार्ली उसी का वेट कर रहा था। एलन कहता है देखो वो वापस आ जाएगा, तुम ड्रिंक करो। तभी वहाँ बेब आ जाता है और उसे देखकर कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तो चार्ली कहता है मैं बस थोड़ा परेशान हो गया था कि कहीं तुम घूम तो नहीं गए हो। तो बेब कहता है मैं कहाँ गुम हो सकता हूँ, कहीं तुम किसी के प्यार में तो नहीं पड़ गए। तो ये सुन बेब स्माइल करने लगता है और उन दोनों को इस तरह देखकर वे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो बेब से कहता है ये तुम्हारे आने के पहले से ही ड्रिंक कर रहा था। तभी सोनिक और नॉर्थ शॉर्ट्स के कुछ ग्लास लेकर आते हैं
और बेब से कहते हैं, क्या तुम सिर्फ अपने इस रेसर बॉय का इंट्रोडक्शन करने वाले हो या फिर तुम कुछ और भी बताना चाहते हो? तो बेब कहता है, तुम दोनों के कहने का क्या मतलब है? नॉट फिर सोनिक से कहता है, वो फोटो उसे दिखाओ। फिर वो उसे वही फोटो दिखाता है जो चार्ली और बेब ने एक साथ क्लिक की थी। उस फोटो को देखकर बेब कहता है, ये तो बस एक फोटो है। फिर वो दोनों उसे वो वाली फोटो दिखाते हैं जिस पर चार्ली बेब की चिक्स पर किस कर रहा था, और वो फोटो देखने के बाद बेब एम्बैरेस फील करने लगता है और उसका मोबाइल ही छीन लेता है और चार्ली से कहता है, चार्ली मैंने तुमसे कहा था ना इसे पोस्ट मत करना। चार्ली कहता है, ये तो मेरा फोन है ना, तुमने तो अपने फोन पर पोस्ट करने से मना किया था, लेकिन मैंने अपने फोन पर पोस्ट किया है और मेरा अकाउंट प्राइवेट है। तो बेब उससे कहता है, अगर तुम्हारा अकाउंट प्राइवेट है तो इसने कैसे देख लिया? नॉट कहता है, मुझसे कोई बात नहीं छुपती। फिर सभी बेब और चार्ली को टीज करने लगते हैं। तभी वहाँ जेफ आता है तो एलन जेफ से पूछता है, जेफ अब तुम ही बता सकते हो कि तुम्हारे भाई और मेरे पिट बेब के बीच क्या चल रहा है। ये सुन बेब चार्ली की चिक्स पर किस कर लेता है। ये देखकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं। बेब फिर उन्हें बता देता है कि वो और चार्ली अब दोनों ऑफिशियली कपल हैं। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं। सभी फिर एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं और उन दोनों के लिए चीयर करते हैं। एलन फिर चार्ली से कहता है, अब बेब को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम जानते हो कभी कभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा, स्टर्बन और बहुत कड़वी बातें करता है, लेकिन ये तब तक ऐसा करता था जब तक कि इसे प्यार पर विश्वास नहीं था। और अब तुम दोनों लवर्स हो। मुझे पता नहीं कि मैंने कब से इस दिन का वेट किया था। वो चार्ली को कंग्रेचुलेट करता है और उसे बेब का ध्यान रखने को कहता है, जैसे कि बेब उसका बेटा हो और वो उसका हाथ चार्ली के हाथ में दे रहा हो। चार्ली एलन को इसके लिए थैंक यू कहता है और बेब कहता है, अंकल ये सच में बहुत चीजी था। तो इस पर एलन कहता है, तुम्हें चार्ली के जैसे किसी पार्टनर की जरूरत थी जो तुम्हें अच्छे से कंट्रोल कर सके, और ये चार्ली ही कर सकता है। लेकिन मैं एक बात तुम दोनों को बता देना चाहता हूँ, अब तुम दोनों कपल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम नहीं करोगे। इसका तुम्हारे काम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों को ही काम से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं और फिर से एक बार ड्रिंक करते हैं, पर वे वहाँ से अचानक चला जाता है, लेकिन बेब उसे नोटिस करता है। फिर वे को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर जाकर स्मोकिंग कर रहा था। वहाँ पर बेब आता है तो वे उसे देखकर कहता है, तुम अपने न्यू लवर के साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो बेब उससे अपने लिए एक सिगरेट मांगता है और उसकी जलती हुई सिगरेट से उस सिगरेट को लीड करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम चार्ली को नहीं पसंद करते बेब, और शायद इसीलिए इस पर भरोसा भी नहीं करते हो। अपना हार्ट ओपन करके उसके बारे में नहीं सोच सकते, उसे समझने की कोशिश नहीं कर सकते। प्लीज उसे एक बार चांस तो दो, वो भी तुम्हें जानना चाहता है। वे कहता है, और तुम इस बात को लेकर इतना चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं? तो इस पर बेब कहता है, वे तुम मेरे एक लौते बेस्ट फ्रेंड हो, और अगर मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे बेस्ट फ्रेंड के बीच झगड़ा रहेगा तो मुझे क्या करना चाहिए? ये सुन बे कहता है, पता नहीं चार्ली में ऐसा क्या है जो वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा छाया रहता है। तुम बस उसी की बातें करते रहते हो, या फिर कोई चीज है जिससे तुम डिसीवेड हो। लेकिन जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, चार्ली से मिलने के बाद तुम सच में बहुत ही बदल गए हो। इस पर बेब कहता है, मैं कैसे बदल गया हूँ? वे कहता है, तुम देख ही सकते हो हमारी टीम मुसीबत में है। डीन और एलन दोनों के बीच फाइट हो रही है और अब तुम मुझसे भी फाइट करना चाहते हो। बेब कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई फाइट नहीं करना चाहता हूँ बेब, लेकिन जब तुम इस तरह की बातें करते हो तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम फाइट करने जा रहे हो। वे तुम सच में मुझे कब समझोगे? मैं चार्ली को पसंद करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं किसी को डेट करता हूँ तो क्या मुझे उसके लिए तुमसे परमिशन लेने की जरूरत है? वे कहता है, तो क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ? तो बेब शांत रह जाता है और उससे कहता है, वे तुम जानते हो ये सब एक्सक्लूसिव है। तुम जानते हो जो कुछ भी हुआ उसमें चार्ली की कोई गलती नहीं है, और ये सब तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उसे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। तो ये सुन वे उससे कहता है, एग्जैक्टली कौन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता है? वो तुम हो या फिर मैं हूँ? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? मैं तुम्हारे साथ इतने साल से हूँ। नो मैटर व्हाट तुमने जो भी किया हो, मैंने सब में तुम्हारा साथ दिया है। मैंने हर चीज में तुम्हें सपोर्ट किया है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ बेब? बेब कहता है, मैं जानता हूँ और मैं खुश भी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। कि तभी वे कहता है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तुम बिल्कुल भी केयर नहीं करते। तुम मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो। मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है ना? मैं सोच रहा था अगर मैं पेशेंट रखूंगा
तो तुम एक दिन वापस मेरे पास जरूर लौट कर आओगी। लेकिन आज मैं गलत साबित हो गया और इसमें टाइम की भी कोई गलती नहीं है और टाइम भी इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। तुम और चार्ली कुछ ही टाइम से एक दूसरे को जानते हो, पर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो हो गया है। ये सुन बेब कहता है, वेड तुम गलत समझ रहे हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम मेरे लिए किसी से कम इम्पोर्टेंट नहीं हो। ऐसा कहकर वो वे को कंसोल करने की कोशिश करने लगता है, पर वे उसका हाथ हटा देता है और वहाँ से चला जाता है और बेब उसे वहीं खड़ा रोकता रह जाता है। वे फिर अपनी कार में बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा अपसेट था। इतना अपसेट था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। फिर वो उन मोमेंट्स को याद करने लगता है जो उसने बेब के साथ स्पेंड किए थे और रोने लग जाता है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बेब कार की रिपेयरिंग कर रहा था, तो वे उसके पास उसके लिए जूस लेकर आता है और उसके फेस पर लगे काले धब्बे को क्लीन करता है। दोनों फिर इसी तरह बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर एक दिन बेब चैंपियनशिप जीत जाता है और वे कहता है, अगर इसके लिए सिर्फ 2 ही स्पॉट्स होते ना तो मैं तुम्हें जरूर हरा देता, पर अभी सिर्फ एक ही रेसिंग किंग है और मैं उसे जीतने दूंगा। क्या तुम मुझे ये नेकलेस दे सकते हो? ये मेरे लिए एक लकी चार्म की तरह है और अगर पिट बेब का कोई ताबीज होता तो मैं उसे सच में अपने पास रखता और एक दिन मैं तुम्हारे क्लोज आ जाता। बेब फिर अपना नेकलेस खुशी खुशी उतार कर उसे दे देता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वे उस नेकलेस को निकालकर विंडो से बाहर फेंक देता है और इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। ये पार्ट अब तक का सबसे बेस्ट, क्यूट और रोमांटिक पार्ट था। सच में मुझे चार्ली और बेब की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। गाइस, आपको कैसे लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसमें सच में कैरेक्टर्स ने बहुत एफर्ट किया है और जो स्क्रीन राइटर है उसने भी बहुत ब्यूटीफुली इसे लिखा हुआ है। मुझे तो ये स्टोरी बहुत पसंद आ रही है। आपको कैसा लग रहा है? इसका नेक्स्ट पार्ट तो जल्दी आ जाएगा। मैं आपको कुछ बात बता देती हूँ। आप लोगों ने पूछा था कि इसमें टॉप कौन है और बॉटम कौन है, तो इसमें चार्ली टॉप है और बेब बॉटम है। एंड बाय द वे, कभी भी अल्फा और अल्फा बेबी कैरी नहीं कर सकते हैं। इनमें से सिर्फ ओमेगा ही होता है जो बेबी कैरी कर सकते हैं ओमेगा वर्स में। पर मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि अल्फा में भी अल्फा बेबी कैरी कर सकते हैं। इसमें इग्निमा की बात की गई है ना, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। इग्निमा एक नया कैरेक्टर है जो कि अल्फा से भी बड़ा होता है। इग्निमा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, बट जो स्पेशल अल्फा होते हैं वो सबसे ज्यादा स्पेशल होते हैं। ओमेगा वर्स को ज्यादातर 3 चीजों के लिए ही जाना जाता है। पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है ओमेगा। इनिग्मा एक नया वर्ड है, एक नया कैरेक्टर है। और एक चीज और, ओमेगा वर्स का हमारे रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये बस एक इमेजिनेशन है जिसमें कैरेक्टर्स को क्रिएट किया गया है। सो अब आपको कुछ तो समझ आ गया होगा कि अल्फा क्या है, ओमेगा क्या है और हाँ बीटा। बीटा हम जैसे ह्यूमंस को कहा जाता है जो कि नॉर्मल होते हैं और ये भी ओमेगा वर्स से ही निकला हुआ वर्ड है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।